हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि फिजिक्स एसीएफ का है। और यहाँ पर ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली चार्ज को लेके बात करेंगे और कूलॉम्स लॉ को लेके भी बात करेंगे। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि चीजें होती क्या चीज है। तो सबसे पहला चीज देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा कहीं ना कहीं विद्युत का क्या करेगा, फ्लो होगा। विद्युत का बहाव है, करंट का फ्लो होना। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जो ये आपका विद्युत का बहाव है, ये आपका जो पोर्शन है, एक्चुअल में चीजें जो होती है वो चार्ज आपका फ्लो होता है। मतलब आवेश जो होता है, आवेश आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होता है और उसी को हम लोग डायरेक्ट आवेश का हम लोग ट्रांसफर ना बोल के सीधा क्या बोलते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। बट एक्चुअली जो फ्लो ऑफ करंट होता है ये बेसिकली आपका क्यों होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर आपका देखो फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब जो आपका आवेश है, आवेश आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लीजिए आपका एक ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो इसमें आपका अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज आपका अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करेगा तो आपका करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां से मुझे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और करंट कहीं ना कहीं इसका जो जनरेशन है वो चार्ज से हुआ है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी है चार्ज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे और जो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज किस तरीके का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, और चार्ज के बारे में उसकी यूनिट्स, ये सब चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो आइए और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज को लेकर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार्ज होता है, देखते बात करते हैं चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आवेश। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चार्ज होता है, ये चार्ज आपका बेसिकली दो टाइप के चार्ज होते हैं। या तो आपका एक होगा दैट इज द पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, याद रखिएगा चार्ज आपका जीरो न्यूट्रल वाला नहीं होगा। ठीक है, जो आपका चार्ज होता है एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका निगेटिव चार्ज होता है। और अगर मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो चार्ज है वो बेसिकली आपका तीन तरीके के चार्ज हो सकते हैं। अगर मैं चार्ज को डिफाइन करना चाहूं तो क्या डिफाइन कर सकता हूं, देखिए चार्ज जो है एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी पे रहती है तो वहां पर एक क्या है, फोर्स को जनरेट करती है अंडर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो हम जो चार्ज की बात कर रहे हैं, ये चार्ज अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करूं तो यहां पर आपको तीन तरीके के चार्ज देखने में मिल सकते हैं। एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक आपका निगेटिव हो सकता है और एक आपका जो है दैट इज द न्यूट्रल चार्ज। मतलब इस पे ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो अगर मान लीजिए कि हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोटॉन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव का इंपैक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज। और इसको अगर हम लोग प्रोटॉन का नाम देंगे तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के टर्म्स है जो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होते हैं। क्लियर। और ये जो हम चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज हमारे पास किस तरीके की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है इसको हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। तो ये आपको जो स्केलर और वेक्टर है, ये चीज आपको क्या है, हर चैप्टर में एक एक आपका जो यूनिट है उसके बारे में आने वाला है। तो यहां पर एक बार हम लोग क्या है, क्वांटिटी को भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, देखिए ये सब चीजें आपके चैप्टर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां से क्या है, एग्जाम में पूछेगा क्यों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसमें यूज हो रहा है। तो इस चीज को मैं आपको पैरेलली यहां पर डिफाइन कर दे रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड भौतिक राशि। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दो तरीके की होती है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी
और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अदिश राशि। और ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अब देखिए जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली हमें क्या यूज करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। मतलब इसको हम लोग यूज करना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, दिशा हमें इसमें यूज नहीं करना पड़ता, ओनली मैग्नीट्यूड परिमाण की जरूरत पड़ती है। और जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसमें परिमाण और दिशा ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये पूरा का पूरा जब तक फिजिक्स चल रहा है तब तक ये चीजें आपको यूज में आने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने अभी जो बात की है फिजिकल क्वांटिटी को लेके बात की हुई है। और यहाँ पे अभी जैसे मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा था, तो जो हमारा चार्ज होता है ये चार्ज हमारे पास कौन सी यूनिट होती है, स्केलर है कि वेक्टर है। देखिए जो हमारा चार्ज है ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। मतलब ये विदाउट डायरेक्शन, अगर आप बोलते हो किसी बॉडी पे इतना चार्ज है मतलब वो चार्ज को आप डिफाइन करते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि वो चार्ज का डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट है, राइट है, कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं होता है। तो ये जो हम लोग चार्ज की बात कर रही है, चार्ज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका फ्लो ऑफ करंट है। करंट आपका बेसिकली कुछ नहीं है, चार्ज का फ्लो है। तो हमको सबसे पहले चार्ज को समझना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करंट की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये आपको जो चार्ज के बारे में हमने देखा स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। तो जो आपकी चार्ज की यूनिट है वो कितने तरीके से डिफाइन हो सकती है। देखिए अगर हमको याद हो तो हमारे अलग अलग तरीके का यूनिट होता है, जैसे हमारे पास एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एमके यूनिट होता है, एमकेएस और एफपीएस। ठीक है, एमकेएस और एफपीएस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वो एसआई यूनिट पूछा जाता है और सीजीएस यूनिट पूछा जाता है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो क्या कि कौन सा आपका लार्जेस्ट यूनिट है, कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है, सीजीएस और एसआई के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और इजी चीजें हैं। लेकिन क्या है, डेटा को देख के कंफ्यूज करता है वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो यहां पर देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं इन चीजों को। तो पहले ये चीज बताइए, ये चीज मैं रफ कर दूं, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी वाला पोर्शन क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी वाली कहानी क्लियर। अब हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा उसमें हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश की इकाई। तो क्या क्या हमें यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या मिल सकता है अगर इस पे हम लोग बात करें, तो देखिए सबसे पहला चीज इसका हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोला जाता है। और एसआई यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो ये जो चार्ज की यूनिट होती है वो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जो आपका है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम से। ठीक है, और ये जो कूलॉम है इसको बेसिकली आप सी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर, तो ये आपका एसआई यूनिट है। और ये जो कूलॉम है इसी को हम लोग और जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम्पियर सेकेंड से। ठीक है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर, ये हमारा एसआई यूनिट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इसके सीजीएस यूनिट को लेके, तो सीजीएस यूनिट में इसका जो आपका यूनिट डिफाइन होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, स्टैटिक कूलॉम बोला जाता है, स्टैटिक कूलॉम। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैटिक कूलॉम के अलावा और इसको बेसिकली डिफाइन किया जाता है फ्रैंकलिन से। ठीक है, ये आपको जो है फ्रैंकलिन, हो सकता है नाम नया दिख रहा हो लेकिन याद रखना एग्जाम में आएगी तो इसी तरीके की चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये यूनिट से आपका ये तय बात है कि यूनिट से क्वेश्चन आएगा, ये तय है, क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है। आप कोई भी पेपर दे दो यूनिट से क्वेश्चन आना तय है। अब वो किस चैप्टर से आता है वो मैटर करेगा, लेकिन यूनिट से आना क्वेश्चन तय बात है। तो ये आपका सीजीएस यूनिट जो है वो आपका स्टैटिक कूलॉम और आपका क्या फ्रैंकलिन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और भी इसके यूनिट्स होते हैं, फैराडे। ठीक है, नाम आपने सुना हुआ है, तो ये आपका जो फैराडे है ये भी आपका यूनिट यूज किया जाता है।
और फैराडे जो है ये कहां पर यूज किया जाता है, ये तो आपका चार्ज के लिए किया जाता है, और इसके अलावा हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई मेटल है या आपका कोई दो कंपोजिशन का मेटल है, उसको अलग करना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, जिसके चलते क्या होगा, वो अपना मेन कंपाउंड से अलग हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है, अब वो नाइट्रेट को आपको क्या है, मेन मेटल जो आपका सिल्वर है उससे अलग करना है, तो उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, वो आपका दोनों पार्टिकल जो दोनों आपके एलिमेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बात हो रही है आपका फैराडे है, तो यहाँ पर ये जो आपकी चीजें हैं, तो ये आपका एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और आपका क्या है फैराडे जो हमने देखा यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट की भी लेके बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका 1 कूलम जो है, ये अगर आप देखें तो 1 कूलम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम इक्वल टू, ये हम लोग लिखते हैं इसको क्या, 3600 एम्पियर आवर। ये मैंने कहां से लिखा है, देखो चीजों को जरूरत से ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। 1 कूलम इक्वल टू, देखो कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा लिखिए, इस फॉर्म में मत लिखिए, सीधा आप इसको अपोजिट करके लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 और एम्पियर आवर, ऐसा लिखो, मैंने उल्टा लिख दिया था, 1 एम्पियर आवर इक्वल टू, यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो क्या, 3600 कूलम। ठीक है, अब ये यूनिट कहां से आया, देखो ये आपका एम्पियर आवर है, कूलम आपका क्या होता है, कूलम आपका होता है एम्पियर सेकेंड। तो ये जो आपका आवर है, जब आप आवर को मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपका है ये आपका 3600 है ना, और कूलम को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर आवर है, जब आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली किस में बन जाएगा, ये एम्पियर सेकेंड में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक फैराडे और कूलम के बीच में काफी ज्यादा रिलेशन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 1 फैराडे, तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है आपका 96500 कूलम। ठीक है, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इतना जो कूलम है वो आपका 1 फैराडे के इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें क्या, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यूनिट की, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट यूनिट जो होता है आपका आवेश के लिए, तो वो आपको क्या मिलेगा, दैट इज द फैराडे। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा, वो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको क्या मिलेगा, कूलम नहीं होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट आपको मिलता है यहाँ पर क्या, ये सीजीएस यूनिट जो आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकलिन या स्टैटिक कूलम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको पोर्शन, इतना चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये आपका लार्जेस्ट यूनिट फैराडे है, और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट मिला हुआ है वो आपको क्या मिला हुआ है, कूलम मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए, जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारा माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि माइक्रो कूलम और मिली कूलम की क्या कहानी है। देखिए, अगर आपसे बोलता है क्या कि 1 माइक्रो, पहले तो मिली कूलम लिख लेते हैं, तो मिली को हम लोग बेसिकली स्मॉल एम से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे मिली कूलम, नॉट एम्पियर, मिली कूलम है, तो मिली कूलम इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो क्या, 10⁻³ कूलम। ठीक है, उसी तरीके से 1 माइक्रो कूलम की अगर बात करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम की अगर बात करेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ कूलम। ये सब जो चीजें हैं आपको न्यूमेरिकल में यूज पड़ेंगे, तो ये सब आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 और नैनो मतलब 10⁻�9। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो आपने मोबाइल की बैटरी वगैरह सुनी है, कितने बैटरी कितने एमएच की होती है, हम लोग यूज करते हैं ना एमएच, वो एमएच क्या होता है, ये आपका एमएच होता है मिली एम्पियर आवर। ठीक है, और अब नॉर्मली आप मोबाइल तो बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हो, तो जब भी हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं तो वहां पर जो हमारी बैटरी होती है वो कितने एमएच की बैटरी बोलते हैं, 4000 एमएच, 5000 एमएच की बैटरी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि 4000 एमएच की बैटरी है, तो देखो ये आपका है मिली एम्पियर आवर, इसी को आप डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो मिली है ना, मिली करोगे तो मिली को जब हटाओगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये आपको मिलेगा 4Ah। तो आप चाहे 4000 mAh की बैटरी बोलो, चाहे आप 4Ah की बैटरी बोलो, एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक। तो 4000 mAh 5000 mAh जो भी आपकी बैटरी आती है
वो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को हटाओगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये आपका 1000 वाला कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो कार की बैटरी होती है, ठीक है, वो हमारे पास कितना होता है, उसका लमसम अगर आप बता दें तो ये आपका 32 AH की बैटरी होती है। जो हमारे पास घर में इन्वर्टर यूज होता है, इन्वर्टर की अगर हम लोग बैटरी देखें तो ये हमारे पास कितना होता है, 150 AH। ये सब डेटा इसलिए दिया जा रहा है कि कभी कभी आप याद रखना, फिजिक्स को जरूरत से ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा। यहां पर समटाइम्स आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंचने में आपको चीजें बहुत हेल्प होती है। तो अगर आप चीजें, ये सब चीजों से अगर आप अवेयर हैं तो आप चीजों को, ऑप्शन को, जो करेक्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी ऑप्शन है वो आप काफी हद तक एलिमिनेट भी कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा थे जो कि हम लोग क्या है, प्रैक्टिकली लाइफ में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्लियर। और इसके अलावा इस पे देख लेते हैं, देखिए ये जो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी और इसमें आवेश की बात हो रही थी, तो अगर मैं बात करता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, इसका कुछ मास भी होगा डेफिनेटली। तो हमारे पास अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो बात कर सकते हैं क्या, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पे रहेगा तो माइनस रहेगा, प्रोटॉन पे रहेगा तो प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। तो चार्ज ऑन, यहां पे हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर हमारा कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखिए जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ आ रहा था, तो अगर हम लोग इस पे देखें तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आप मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो कुछ नहीं है, 1 प्रोटॉन इक्वल टू ये आपका चार्ज नेगेटिव में रहेगा और ये आपका चार्ज पॉजिटिव में रहेगा, और चार्ज आपका सेम रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास एक डेटा था। इसके अलावा अगर मैं इसका अपोजिट बात कर दूं कि 1 कूलम जो हमारे पास चार्ज है, 1 कूलम आवेश है, उस पे कितना इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप क्या करोगे, 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1, ये आपका 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 कूलम इक्वल टू आपको आएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों डेटा है, देखिए ये डेटा को रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको आई होप याद होगा, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये चीज आगे जरूरत पड़ने वाला है। तो ये जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन में आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस फॉर्मेट है, और 1 कूलम पे अगर आपको बोलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन या कितना प्रोटॉन रहने वाला है, तो 1 कूलम चार्ज में, ठीक है, मतलब 1 कूलम आवेश में आपको क्या है, इतना वैल्यू आपको लाई करने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये जो हमने है कुछ चार्ज को लेकर बात की है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो भी हमारे पास चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये हमको पता है कि जो सेम चार्ज है, सेम टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। और अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव जो रहेगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब आकर्षित करेगा। तो ये चीज हमें क्लियर है। अब हम लोग देखिए, जो चार्ज के बारे में अभी हमने देखा वो यूनिट को लेके बात किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या, चार्ज के मास के बारे में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चार्ज होता है, चार्ज मस्ट हैव मास, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके बात करूं तो जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज मस्ट हैव मास, ठीक है, मास होता है चार्ज के पास। अब हमारे पास चार्ज हमने देखा, चार्ज हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से चार्ज है हमारे पास, एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास है निगेटिव चार्ज। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और जो हमारे पास निगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके, तो जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये m ऑफ p लिखता हूं, ये आपका कितना मिलेगा, ये आपको दिखता है कितना
ये 9.67 के ये आप लगा लो मास ऑफ प्रोटॉन को लेके, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन में अगर हम लोग जैसे बात करते हैं तो ये आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के फॉर्मेट में हमको ज्यादा समझ में आता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने लिखा हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा क्या, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, ये हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग इस पे बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर आप देखिए तो कौन सा आपको हेवी वेट दिख रहा है, 10⁻⁻27 बड़ा है कि 10⁻31 बड़ा है। माइनस के साथ जितना वैल्यू बढ़ाओगे वो वैल्यू उतनी छोटी होते चले जाती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देखोगे तो कितना बड़ा है, तो लमसम अगर आप देखिए तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है करीब करीब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको 1000 से इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 1.67 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मास प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी नाभिक के अंदर अगर बात करता हूं तो देखिए ये हमारा जैसा कोई एलिमेंट है, ये आपका नाभिक है, तो नाभिक में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या होता है, दैट इज प्रोटॉन। और ये जो इसके आउटर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, कक्ष बोलते हैं इसको। और ये आप ऑर्बिट में बात करोगे तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो हमेशा ऑर्बिट से होता है। और चार्ज को कैरी करने के लिए मतलब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या होगा, करंट फ्लो कराने के लिए चार्ज आपका क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होगा। तो जो आपका चार्ज फ्लो होगा वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते उसका फ्लो होता है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके दो तरीके के डिफाइन होते हैं, एक आपका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिलता, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इस ऑर्बिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज क्या दिख रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका ट्रांसफर चल रहा है उसके बारे में। तो ये हमारे पास जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका क्या होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका चार्ज कैसा होता है, ये हमारा निगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा एक पॉइंट था जो चार्ज के पास मास होता है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है। ये क्या हमने वर्ड यूज किया है, क्वांटाइज्ड। जो हमारे पास आवेश है चार्ज, ये हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, देखिए सीधी सी बात है, ऐसे समझिए चार्ज जो है ऑलवेज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। किस तरीके से, ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है तो मैं अगर शॉप में जाऊंगा, दुकान में गया तो मैं बोलूंगा कि भैया मुझे 1 मार्कर दो, 2 मार्कर दो या 4 मार्कर दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे क्या 2.5 मार्कर दो या 1.5 मार्कर दो या 3.5 मार्कर दो, ऐसा तो नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या, ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब ये कि आप इसको बल्क में ही ले सकते हो। बल्क में मतलब पूरा लोगे। पूर्ण गुणक बोला जाता है ना, कोई भी क्वांटिटी जो पूर्ण गुणक होती है जिसको आप हाफ नहीं कर पाओगे उस चीज को बोला जाता है क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का मतलब है कि या तो मैं 2 लूंगा, 4 लूंगा, 6, 5 जो भी लूंगा, बट मैं इसको पार्ट में, पीस में नहीं ले सकता। 1.5, 2.5, 4, 4.5 ऐसा नहीं ले पाऊंगा। हमेशा लूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्वांटिटी में लूंगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, तो ये जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्वांटाइज होना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास चार्ज मिलता है, जो भी हमारे पास चार्ज होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटाइज के लिए आपको देखो, किसी भी बॉडी पे अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे मान लीजिए टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने लिखा n इंटू हमने क्या लिख दिया, E। ये जो E है इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास प्रोटॉन है तो आप P भी लिख सकते हो। वहां पर बेसिकली चार्ज लिखना है। यहाँ पर देखिए जो मैंने Q लिखा हुआ है, व्हाट इज Q, Q इज द टोटल चार्ज, कुल आवेश। तो किसी भी बॉडी पे अगर आपको मान लीजिए टोटल चार्ज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा चीज बताइए कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैं निकालना चाहता हूं कितने चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, तो क्या करोगे, पहले तो आप इसमें ये चेक करोगे कि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है और प्रोटॉन का चार्ज भी आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज है। अब आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि मान लो यहां पर सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए 5 और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसीलिए देखो आपको एक क्वांटाइज दिखेगा 5 6 7, ऐसा नहीं होगा कि ये n/2 दिख जाएगा या n/4 दिख जाएगा। तो जो आपको q दिख रहा है, q इज द टोटल चार्ज, n इक्वल टू आप बोलेंगे तो ये आपका हो सकता है क्या, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं E को लेके, व्हाट इज E, तो E इज द चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन, या भी इसको भी हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए। जो आपका E है ये आवेश है, जो कि आपका एक इलेक्ट्रॉन पे रहे या प्रोटॉन पे रहे, डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी के पास जो चार्ज है वो चार्ज आपको किस तरीके से दिखेगा। तो ये चार्ज की आपको कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर हुई चार्ज की। तो अभी तक हमने जो बात किया, नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमने देखा हुआ है चार्ज को ही, चार्ज जो हमारा क्वांटाइज फंक्शन होता है, क्वांटाइज का मतलब आप इस चीजों को हाफ या टुकड़े पे नहीं ले पाओगे, हमेशा क्या होगा, एक कंप्लीट फंक्शन होगा जिसको पूर्ण गुणक बोला जाता है। और ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है ये आपको, तो Q इक्वल टू N इंटू E, जो हमारा Q है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, और N की बात करें तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपको E दिख रहा है क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देखें तो चार्ज जो है हम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब ये कंजर्व का क्या मतलब है, जैसे हम लोग पढ़े क्या ये चीज की हमारी जो एनर्जी है वो ऑलवेज कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब क्या समझते हो, कई लोग कंजर्व को थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं, या अलग वे में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। कंजर्व का मतलब ये चीज होता है कि ना ही आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हो, ना ही उस चीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मतलब ना ही उस चीज को आप बना रहे हो, ना ही आप उस चीज को नष्ट कर पाओगे, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एग्जाम्पल के लिए क्या है, मान लो मेरी बॉडी में एनर्जी है, अभी मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी क्या है, हो सकता है हीट के फॉर्म में जा रही है, साउंड के फॉर्म में जा रही है, मैकेनिकल फॉर्म में जा रही है, अलग अलग फॉर्म में जा रही है। तो यहां पर जो मेरी एनर्जी है वो एनर्जी इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो मेरी एनर्जी रिलीज होकर सराउंडिंग में गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि सराउंडिंग में और कोई एडिशनल एनर्जी कहीं और से आ रही है। सराउंडिंग में जितनी भी एनर्जी आ रही है, जस्ट हमारी जो एक्टिविटी चल रही है, जितने एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और जो भी एक्टिविटी चल रही है, यहां से जो एनर्जी है वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रही है, वो सराउंडिंग में या दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा रही है। तो कुल मिला के अगर आप बात करेंगे कंजर्व को लेके, तो कंजर्व ध्यान रखिएगा, कंजर्व का मतलब ये है कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नाइदर क्रिएटेड, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको क्या है, खत्म कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया। तो ये हमारा एक लास्ट था क्या, कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। और कंजर्व मतलब आप किस तरीके से चीजों को ऐसा समझ सकते हो क्या, सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास दो बॉडी है, ये हमारे पास दो बॉडी है, कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि सपोज इसमें 50 कूलॉम का चार्ज है, कूलॉम बताया चार्ज की यूनिट होती है, और इसमें मान लीजिए कि सपोज 100 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर मैं इस बॉडी के साथ कोई भी एक्टिविटी करूंगा और मैं ये मान लेता हूं कि सराउंडिंग में किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं जाएगी, तो आप इस बॉडी के साथ जो भी आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये आपको जो दिख रहा है 50 और 100, जब आप इसको जो भी एक्टिविटी कराएंगे तो फाइनली जो है मान लीजिए कि चार्ज का कुछ ट्रांसफर होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि सपोज ये 75 कूलॉम हो गया, तो ये आपका 100 क्या होगा, 25 गया, तो फाइनली कितना बचा, 75 कूलॉम। या हो सकता है कि आपका जो 150 है तो 60 और 80 का आपका, सॉरी 60 और आपका 90 का रेशियो चले जाए, डिपेंड करता है कि जो भी आपका ट्रांसफर हो रहा है। बट इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई बाहर से आपका चार्ज नहीं आएगा, बाहर से मैंने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं माना हुआ है। तो यहां पर जो आपकी बॉडी है, वो दोनों बॉडी जब आपके कांटेक्ट में आती है, तो इस तरीके से आपका क्या है, चार्ज जो होता है, चार्ज का आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वो ट्रांसफर जो भी होगा हमेशा आपको क्या मिलेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, किस तरीके से होता है, बिल्कुल इसी का फॉर्मेट है, ये जो आपका कंजर्व लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देखिए किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको समझिएगा। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है,
ठीक है, उस बॉडी पे मान लीजिए कि सपोज 100 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है, ये आपकी कोई बॉडी है, इस पे हमारा 100 कूलम का चार्ज है। एक हमारे पास और बॉडी है, इसके पास मान लीजिए 200 कूलम का चार्ज है, और एक मान लीजिए एक और बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, उस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। ये जो आपका है इसको मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, अब मान लीजिए इस बॉडी को मैं नाम दे देता हूं ए का, इस बॉडी को नाम दे देता हूं बी का, इस बॉडी को नाम दे देते हैं सी। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एक इंसुलेटेड कंटेनर लाया। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है और ना उसकी एनर्जी कुछ बाहर जाने वाली है। तो ये हमने कंटेनर उठा के लाया और इसमें कोई भी आप दो बॉडी को उठा के रख दीजिए। तो मान लीजिए कि हमने एक बॉडी को उठा के रखा ए और दूसरी बॉडी को उठा के रखा बी। ठीक है, तो ये जब मैंने ए और बी को उठा के रखा तो ए का चार्ज हमारे पास कितना है, ए का चार्ज है हमारे पास 100 कूलम, बी का चार्ज हमारे पास कितना है, दिस इज द 200 कूलम। अब देखो ये 100 कूलम और 200 कूलम, मान लीजिए कि इसके अंदर जो भी आपकी एनर्जी का या चार्ज का जो भी ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर होने के बाद आप कुछ समय बाद देखोगे तो कुछ अगर चार्ज का इंटरेक्शन भी होता है तो आप ये दोनों को ऐड करो, 300 कूलम है ना, इसमें आपका जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा कितना भी होगा वो तो नहीं पता, उसके अंदर क्या एक्टिविटी होगी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर जब आप टोटल करोगे तो इसको भी 300 कूलम ही मिलने वाला है। मतलब ये मान लीजिए इसको हमने सपोज मान लीजिए ये हमारा बन गया 150 कूलम, तो यहां भी आपको ये क्या मिलेगा 150 कूलम। हो सकता है कि ये 200 हो जाए, ये 100 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 250 हो जाए, 50 हो जाए, डिपेंड करता है। लेकिन इसका जब आप एडिशन देखोगे ना तो ये आपको एडिशन कितना मिलेगा 300 कूलम, और यहां पर जो आपका एडिशन दिखोगे तो ये भी एडिशन आपको कितना दिखेगा, ये भी आपको दिखेगा 300 कूलम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मान लीजिए कि सपोज ए और सी को ले आए तो क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि इसी कंटेनर, इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो इसमें मैंने एक ए को डाला है, एक हमने सी को डाला हुआ है। तो जो ए है उसका आपका कितना है, मान लीजिए 100 कूलम, सी तो आपका न्यूट्रल चार्ज है तो 0 कूलम हमने कह दिया है। अब आपका क्या है, मान लीजिए इनके बीच में इंटरेक्ट हुआ, तो इंटरेक्ट हुआ तो ये आपका ए और सी। तो देखो ये जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये 100 कूलम दिख रहा है। तो जो भी आप करोगे तो देखो इसके बीच में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं पता, वो डिपेंड करेगा अंदर क्या कहानी चल रही है। लेकिन जब आप इसको क्या है ऐड करोगे फाइनली दोनों के चार्ज को, तो 100 कूलम आना चाहिए। तो 100 कूलम में हो सकता है कि ये 70 कूलम हो जाए और ये हो सकता है कि 30 कूलम हो जाए, या हो सकता है 50-50 हो जाए, डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या चीजें देखी हुई है। पहला कि इसके पहले हमने यूनिट चार्ज देखा हुआ था, अब चार्ज मस्ट है मास। मास में अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की कहानी चल रही है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर बोलता है तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। यहाँ पे जब आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली मास ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये करीब करीब 1000 टाइम्स जो मास ऑफ प्रोटॉन है ये 1000 टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद बात करेंगे तो ये आपका देखिए एक न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये बाहर जो आपका ऑर्बिट है जहां पर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये आपका जो ऑर्बिट है यहाँ पर आपका पॉजिट्रॉन पॉजिटिव आपका न्यूट्रॉन होता है, और बाहर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपको कंडीशन है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं शेयरिंग में जाते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज कहने का मतलब कुल मिला के आप उस चीजों को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा क्या है कंप्लीट फंक्शन लेना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू N इंटू ई हो गया। व्हाट इज Q, दैट इज द टोटल चार्ज। अगर आपको बोलता है किसी बॉडी पे कितना चार्ज होगा तो Q इक्वल टू क्या आएगा N इंटू ई। N इज द नंबर ऑफ चार्ज एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी हो सकता है, और E जो है उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है उसका चार्ज कितना है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज मिल जाएगा। इसके बाद हमने जो देखा हुआ है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जो हमारा चार्ज होता है ये हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब सीधा सीधा कोई भी चीज
ना ही आप उस चीज को क्रिएट बना सकते हो, ना ही आप उस चीज को नष्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तो 50 into 100 है, तो जब आपका ये गया तो 75, कुल मिला के आप देखोगे तो इसका जो एडिशन है वही आप ऑलवेज कंजर्व लिखो, स्टेटमेंट में आता है ऐसा चेंज करके, तो ऑलवेज कंजर्व लिख लो, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 50 100 है, तो देखो इसका एडिशन 150 है, इसका भी एडिशन 150 है, और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेके बात करता हूँ तो ये आपका 100 और 200 है, यहाँ पे आपका न्यूट्रल है तो ये आपका 100 200, ये क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपका देखो ये आपका एडिशन करोगे तो 300 कूलम आया, तो 150 150 ये भी आपको कितना मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा 300 कूलम, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने कुछ चार्ज के बारे में बात किया हुआ है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा कूलॉम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं, वो भी आपका चार्ज से ही रिलेटेड टर्म्स है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में देखते हैं, क्या हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ रखा है क्या? अगर आपको याद हो तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली किसके लिए डिफाइन होता है, क्योंकि ये जो चार्ज है डेफिनेटली इस चार्ज को एक्सप्लेन किया था और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया था कूलॉम ने और फैराडे ने। तो कूलॉम ने क्या है, एक एनालिसिस दिया हुआ है और एक उसने लॉ दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड, ये आपका कूलॉम्स लॉ बोला जाता है। तो देखिए क्या चीजें होती है कूलॉम्स लॉ, देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ, जो कि चार्ज से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं हमारा कूलॉम्स लॉ आपका क्या बोलता है। देखिए सबसे पहला चीज कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करने से पहले ये देखना है कि ये कहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो जब कूलॉम्स लॉ ने लॉ को डिफाइन किया था तो इसका सबसे पहला स्टेटमेंट ये था क्या, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट चार्ज भी बोल सकता है, पॉइंट मास भी बोल सकता है। ये होता क्या चीज है, देखिए कोई भी बॉडी कितनी भी बड़ी हो वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है क्या कि वो जो बॉडी है वो हमारे लिए एक पॉइंट की तरह काम करनी चाहिए। तो कोई भी अगर आपकी बॉडी है वो हमारे लिए पॉइंट की तरह कब काम करेगी, या अगर वो बॉडी का साइज बहुत बड़ा है तो हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे सन हो गया, मून हो गया। तो हमारे रेस्पेक्ट में जो सन है या मून है वो आप उसको क्या कर सकते हो, एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप कम डिस्टेंस पे कर रहे हो तो बॉडी का साइज कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट मास, ठीक है। जैसा हम लोग ग्रेविटेशनल में पढ़ते हैं तो वहां पर पॉइंट मास आ जाता है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, पॉइंट चार्ज को लेके। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ का था, ये हमारा कंसिडरेशन है। दूसरा, इट गिव्स फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, इट गिव्स क्या, फोर्सेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इट गिव्स फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है। तो दो आपका आवेश है, 2 पॉइंट चार्ज जो है उसके बीच में हमारा कितना फोर्स, कितना सॉरी नॉट फोर्स, कितना आवेश है, कोई भी दो बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के बीच में कितना हमारा फोर्स, कितना हमारा बल लग रहा है, उस चीज को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट मास है, बिंदु आवेश, उसके ऊपर चार्ज, आवेश कितना है Q1, और एक हमारे पास मान लीजिए, अब बिंदु आवेश है तो थोड़ा बिंदु टाइप का ही बनाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारे पास Q1 हो गया, और ये हमारे पास जो दूसरा आवेश है दिस इज द Q2। तो ये हमारे पास दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, और मान लीजिए कि सपोज इसका जो बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, तो वो डिस्टेंस को कितना लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं क्या, R। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या स्टेटमेंट दिया, पहला उसने क्या कहा कि द फोर्सेस दैट इज द F, ठीक है, फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द Q1 एंड Q2। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समझ में आया क्या, कि द फोर्सेस एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द 2 चार्जेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये किसने एनालिसिस किया, कूलॉम ने। दूसरा इसने स्टेटमेंट क्या दिया, अच्छा ये स्टेटमेंट तो इसने दिया, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो इसके दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में कितने कैसा फोर्स लगेगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा Q1 और Q2 है उसकी कहानी समझिए। मान लीजिए कि सपोज हमारे पास दो चार्ज है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि Q1 आपका 8 कूलॉम है और Q2 हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए कि 6 कूलॉम है, ठीक है। अब देखिए
ये जो 8 है और ये 6 है, समटाइम्स ऐसा पूछता है क्या एग्जाम पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा फ्रेम करेगा कि ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो किस यूनिट के लिए आपका मैक्सिमम फोर्स देगा। तो देखो 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14, जोड़ने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरीके से सेट करेगा 8 6 14 होता है, 10 और 4 भी 14 होता है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो 5 और यहाँ पर आप ले लीजिए 9, ये भी आपका 14 होता है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो देखो 8 6 8 छक्का कितना होता है 48, तो 8 6 48, ये आपको दिख रहा है Q1 Q2 कितना वैल्यू दे रहा है, ये आपको दे रहा है 48। यहाँ पे बात करोगे तो 10 4 40, 10 चौक 40, और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना दे रहा है 45। ये समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन है कहां पर आपको मैक्सिमम दे रहा है, तो ये आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे अभी हम लोग क्या बात किए कि मान लीजिए कि दो हमारे पास क्या है बॉडी है, तो बॉडी में हमेशा समीशन क्या होता है, अभी हमने देखा ना जो आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, ठीक है, या चार्ज हमेशा ऑलवेज क्या रहता है कांस्टेंट। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ोगे 8 और 6 को, तो अगर मान लो कंटेनर में 2 है तो देखो 14 कूलम तो आना ही है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस तरीके से करें कि हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको मैक्सिमम फोर्स कब देगा, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा कि आपका कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपकी दो बॉडी रखी हुई है ए एंड बी, और उस दोनों कंटेनर है उसका जो एडिशन है वो एडिशन आपको दे देगा कितना 14 कूलम है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम फोर्स उस कंडीशन में कब लगेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या एडजस्ट करोगे इस तरीके से, और आप देखोगे 10 4 हो गया, 5 9 हो गया, 8 6 हो गया, और ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 7, और यहां पर आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा 8, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये आपको कितना दिखेगा 56 और बढ़ गया। नेक्स्ट आप देखोगे 6 8 जाके 48 आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई भी आपका जो है किसी भी दो बिंदु आवेश है 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्ज। एंड सेकंड चीज ये भी इसने कूलम नहीं दिया था क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, मतलब वही बल व्युत्क्रमानुपाती है दो बिंदु आवेशों के बीच के दूरी के स्क्वायर, जो आपका क्या है स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर आपका जो बन रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अब ये दोनों को हम लोग मर्ज करते हैं, तो मान लीजिए इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फाइनली जो हमारा दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए, जब ये आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट निकल कर आएगा। तो जब हमारा कांस्टेंट जो निकल कर आता है ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब सुनो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब देख के हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसको याद रखना है। ये जो हमारे पास टर्म्स आया हुआ है ना, इस टर्म्स को मैं एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर दे रहा हूं के, ये आपको जरूरत पड़ सकता है। और फाइनली यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या F, तो F इक्वल टू हमारे पास आएगा K, ये हमारे पास दिखेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो K है तो K का नामकरण दोगे तो K यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा K है K इज रिप्रेजेंट एज अ कांस्टेंट। अब सुनो, ये जो हमारा कांस्टेंट है ये भी हमारा दो तरीके से डिफाइन होता है, ये पूरा आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। हमारे पास कांस्टेंट जो एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, और एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये दोनों के बीच में आप एक बार डिफरेंस समझिए। अगर आपको कांस्टेंट बोलता है तो कांस्टेंट जो है अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और उसमें से कुछ पैरामीटर चेंज होगा तो कांस्टेंट चेंज हो सकता है। लेकिन कहीं भी अगर आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट का अगर नाम देगा तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू आपको कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर मैंने जो K लिखा है वो कांस्टेंट है, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब क्या, ये डिपेंड करेगा और किसी किसी फैक्टर्स के साथ क्या होगा, चेंज हो भी सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा K है
ये जो हमारा के कांस्टेंट की बात हो रही है, ये आपका अगर हम लोग बात करें तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो ये आपका किस किस फैक्टर के साथ चेंज नहीं होगा। तो किस किस फैक्टर के साथ आपका चेंज नहीं होगा? पहला चीज चार्ज, मतलब आवेश। आपका आवेश प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इसमें आपका चार्ज बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। दूसरा चीज फोर्स, फोर्स आपका चाहे 10 न्यूटन का लगे, जो भी आपका मैग्नीट्यूड फोर्स का आ रहा है, फोर्स के साथ भी आपको ये के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। थर्ड सब्सटेंस, पदार्थ। पदार्थ का मतलब अभी आप क्या है, कॉपर लो, उसके बाद एल्यूमिनियम लो, जो भी आप लेते हो उसके ऊपर भी, मतलब अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमने दो बॉडी जो कंसीडर की हुई है, तो ये दो बॉडी कोई भी मटेरियल का बना हो, इस पे आपको डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो बात है कि के का डिपेंडेंसी क्या किसी पे होगा? बिल्कुल होगा। और के डिपेंड्स ऑन, तो के आपका कहां कहां पर डिपेंड करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मीडियम पे, ठीक है। मीडियम के साथ आपका क्या होता है? चेंज होता है। मीडियम का मतलब ए और बी है, तो ए और बी के बीच में अगर आपका कंटेनर है और यहाँ पर कोई मीडियम रखा हुआ है, तो मीडियम के साथ आपका क्या होगा? के की वैल्यू चेंज होगी। और बेसिकली नॉर्मली अगर हम लोग ज्यादातर देखिए एयर ही कंसीडर होता है। अब हर आपका क्या है, मीडियम के लिए आप वैल्यू तो याद रख नहीं पाओगे, तो ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है, बट एयर का जो है एक नॉर्मली चीज है, तो फॉर एयर के लिए हम लोग लिख लेते हैं क्या? तो एयर के लिए जो के की वैल्यू आती है डेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ये हमारा कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा के है, के की वैल्यू जो निकल कर आई है 9 इंटू 10⁹, ये एयर के लिए है। अगर यहाँ पर आपका मीडियम चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा? ये वाली वैल्यू भी आपकी चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो के है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन, इतने के साथ चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका के है वो क्या है? मीडियम के साथ तो चेंज हो जा रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट घोषित नहीं किया। अगर मैं इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलता तो इसके साथ कुछ भी हो जाए, इसकी ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है ये चीज, आपको समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास कंडीशन दिखा हुआ है, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमने जो देखा है कूलॉम्स लॉ को देके बात किया हुआ है, और कूलॉम्स लॉ है, एक तो पहला चीज पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, और ये बेसिकली क्या शो करता है? किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। आप इसको फिजिकली समझना चाहते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, Q1 इंटू Q2, मतलब देखिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर मान लो किसी कंटेनर में दो बॉडी है, उसके अंदर हो सकता है दोनों बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज है 14 कूलॉम है, 20 कूलॉम है, 30 कूलॉम है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि फोर्स आपको मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप क्या करोगे? उसको अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो वहां अपना बुद्धि नहीं लगाना है, जो आपको ऑप्शन देगा उस ऑप्शन के थ्रू ही जाना। मतलब आपको ABCD जो 4 ऑप्शन देगा, उसी 4 ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके देख लेना कि कौन सी वैल्यू मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ 14 कूलॉम के लिए देखा, तो मान लीजिए मुझे 56 देगा, 48 देगा, या हो सकता है यहाँ पर 65 भी जरूर देगा। तो 65 देख लेना कि कोई मल्टीप्लाई करने के बाद आ भी रहा है कि हवा में बस ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन है तो जो मैक्सिमम वैल्यू दिया उसी को उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। अब आप क्या है, ये 14 कूलॉम है तो इसको कैसा भी एडजस्ट कर लो, 65 कूलॉम आ सकता है क्या? नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो 65 कूलॉम तो होगा ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको क्या बोला जा रहा है कि ये आपका डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधी सी बात है। देखो ये दोनों पॉइंट चार्ज को आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और आर की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी तो वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खास बात क्या है, ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब वैल्यू और ज्यादा तेजी से कम होगी। तो यहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या कि अगर कोई अगर पॉइंट चार्ज है, उसका डिस्टेंस अगर हम लोग 3 गुना बढ़ा देते हैं तो उस पे हमारा लगने वाला फोर्स कितना टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि अगर मान लीजिए आर को मैं इंक्रीज करता हूं 3 टाइम्स, ठीक है, आर को मैं अगर इंक्रीज किया हूं 3 टाइम्स, तो उस केस में जो लगने वाला फोर्स है वो 1/9 के करीब जा रहा है, मतलब 1/9 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 टाइम्स से पूछा हुआ है और 4 टाइम्स को लेके पूछा हुआ है।
ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं ये सब आपको कहीं भी आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं और मैं आपसे पैरेलली क्वेश्चन डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखिए हमने जो बात किया है चार्ज को लेके बात किया हुआ है, चार्ज के अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक थे, जो फीचर्स थे उसके बारे में बात किया है और उसके बाद हमने चार्ज से रिलेटेड जो लॉ है कूलॉम्स लॉ उसके बारे में बात किया, कूलॉम्स लॉ किस तरीके से डिफाइन होता है इस चीज को हमने समझा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ये सीजी कंपटीशन चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको नेक्स्ट जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे फिजिक्स से रिलेटेड वो इसके आगे कंटिन्यू आपको मिलते चले जाएगा और इस चैनल के साथ बने रहिए। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर के जैसे जैसे टॉपिक्स अपडेट होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।